राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक जालिम बहू की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। रामलाल जी अपने बहू और बेटे के साथ रहते थे। रामलाल जी अपने कमरे में बैठे हुए अपनी पत्नी की फोटो को निहार रहे थे। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। आज वे बहुत दुखी थे और अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए सुहाने पलों को याद कर रहे थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। पत्नी के जाने के बाद उन्हें जैसे अपना जीवन बहुत बोझ लगने लगा था। आज सुबह से ही रामलाल जी की हालत खराब थी। उनके पेट में अचानक दर्द शुरू हो गया था और उन्हें उल्टियां भी होनी शुरू हो गई थी। शायद बासी खाना खाने के कारण उन्हें एसिडिटी हो गई थी। आज उनका बेटा विकास भी जल्दी ऑफिस चला गया था। रामलाल जी ने अपनी बहू को कहा, बहू जरा विकास को फोन लगाकर घर बुला ले। आज मेरी हालत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। शरीर में जैसे जान ही नहीं है, बहुत कमजोरी लग रही है। रामलाल जी के इतना कहने की देर थी कि बहू अनीता तो जैसे उन पर चिल्लाने को तैयार ही बैठी थी। वह तपाक से बोली, बाबूजी आपको तो और कुछ काम है नहीं सिवाय मेरे पति के खर्चे को बढ़ाने के। ऑफिस गए हैं वो, और आपके लिए वो ऑफिस छोड़कर तो नहीं आ सकते ना। कितनी बार आपको कहा है जितना खाना पचे उतना ही खाया करो। खाने में तो आप किसी चीज का परहेज करते नहीं हो। सारा दिन मुंह चलता रहता है आपका। सारे दिन कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। बुढ़ापे में जीभ पर काबू नहीं रखोगे तो उल्टियां ही करोगे। बहू अनीता की जली कटी बातें सुनकर रामलाल जी चुप अपने कमरे में वापस जाकर बैठ गए। बैठे बैठे वो याद करने लगे कि जब भी उनका पेट खराब होता था तो या कभी उल्टी हो जाती थी तो उनकी पत्नी रमा उन्हें पानी में नींबू और काला नमक का जो शरबत बनाकर पिला दिया करती थी, जिसे पीकर उन्हें बहुत राहत मिल जाती थी। शरबत बनाने के लिए रामलाल जी ने अपनी पोती खुशी को आवाज दी और थोड़ा सा नींबू पानी बनाने के लिए कहा। खुशी ने ही दादाजी के लिए नींबू पानी बनाया और दादाजी को नींबू पानी दिया। नींबू पानी पीकर जैसे ही गिलास रखने लगे तो कमजोरी के कारण रामलाल जी के हाथ कांप रहे थे और उनसे पानी का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। जैसे ही अनीता ने गिलास टूटने की आवाज सुनी, वह दौड़ी दौड़ी रसोई घर में आई। अब तो बाबूजी की खैर नहीं थी। अनीता ने बाबूजी पर तानों की बौछार कर दी। कहने लगी, जानते हो बाबूजी कितना महंगा गिलास था। आप तो कुछ कमाते नहीं हो और नुकसान इतना कर देते हो। आपने तो हमें लोहे के चने चबा रखे हैं, वगैरह वगैरह कहने लगी। उनका एक एक शब्द बाबूजी के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। अब दोपहर के 3 बजने को आए थे। उल्टियों की वजह से बाबूजी का पेट बिल्कुल खाली हो चुका था। उन्हें बहुत जोर से भूख लग रही थी, लेकिन बहू से कहने की रामलाल की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो खुद ही उठे और रसोई में खाना डालने लगे। खाना लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़े ही थे कि उनकी बहू अनीता ने रास्ते में ही उन्हें टोक दिया और बोली, ये क्या बात हुई बाबूजी? अभी तो आपको उल्टियां हो रही थी और इतनी जल्दी आपको भूख भी लग गई। आपको क्या दिखता नहीं है कि आपकी उल्टियों की वजह से घर में कितनी गंदगी फैल गई है? जाइए पहले वह गंदगी साफ कीजिए। कहते हुए अनीता ने रामलाल के हाथ से खाने की प्लेट छीन ली थी। बाबूजी भूख प्यास से तड़पते हुए रामलाल जी केवल बहू की तरफ देखते रह गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन रामलाल जी के मुंह में रोटी का एक निवाला तक नहीं गया था। शाम को जब उनका बेटा विकास घर आया तो उसने पूछा, बाबूजी क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। रामलाल जी ने जैसे ही अपना हाल सुनाया तो विकास बोला,
बाबूजी, आप मुझे बताते, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता। रामलाल जी बोले, बेटा, वो बहू कह रही थी कि जैसे ही रामलाल जी कुछ बोलने को हुए तभी उनकी बहू अनीता उनकी तरफ देखकर उन्हें घूरने लगी। रामलाल जी वहीं चुप हो गए। विकास कहने लगा, बाबूजी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए ना, क्या बोलना चाहते थे आप? विकास ने अपने बाबूजी के कई बार जानने की कोशिश की। तब रामलाल जी बोले, बेटा, वो मैं कह रहा था, मेरी दवाई खत्म हो गई है, जब तुम कल शाम को ऑफिस से आओगे तो लेते आना। विकास कहने लगा, अरे बाबूजी, आपकी दवाई तो मैं 2 दिन पहले ही लेकर आया था, मैंने अनीता को दे दी थी। विकास ने अनीता को आवाज लगाई, अनीता, अनीता, तुमने बाबूजी को दवाई क्यों नहीं दी? विकास ने अपनी पत्नी से पूछा तो अनीता दौड़कर आई और बोली, जी वो मैं काम के चक्कर में भूल गई थी, अभी लेकर आती हूँ। और विकास कहने लगा, बाबूजी, आपने मुझसे पूछा ही नहीं था। अगले दिन सुबह विकास उठा तो उसने देखा कि रसोई घर में बाबूजी बर्तन धो रहे हैं। विकास ने कहा, बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? तो बाबूजी बोले, अरे बेटा, दिल बहलाने के लिए थोड़ा सा काम कर लेता हूँ और यह काम मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। यह सुनकर विकास चुप हो गया। जब विकास तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया तो अनीता बाबूजी से बोली, अच्छा बाबूजी, तो दवाइयाँ न मिलने पर आप मेरी उनसे शिकायत कर रहे थे और आज उनके सामने ही बर्तन धोने शुरू हो गए। थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते थे आप? लेकिन बेटे को दिखाना जरूरी था। मैं आपसे घर का काम करवाती हूँ, यह उनको दिखाना चाहते थे। तो ठीक है बाबूजी, आज भी आपकी खाने की छुट्टी। यह सुनकर रामलाल जी बहू के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे और बोले, बहू, 2 दिन हो गए हैं मुझे खाना खाए हुए, भूख के मारे अंतड़ियां निकली जा रही हैं, मेरी जान निकली जा रही है, पेट में मरोड़ हो रही है, खाली पेट के कारण पेट ऐंठे जा रहा है, इसलिए मुझे खाने के लिए 2 रोटी तो दे दो। कहते हुए रामलाल जी की आंखों में आंसू बह निकले। अनीता ने थोड़ी सी दया दिखाते हुए रामलाल जी को रात की पड़ी हुई बासी रोटी दे दी और साथ में उनके आगे चाय रखते हुए बोली, ये लो बाबूजी, आज तो आपको रोटी और चाय दे रही हूँ, लेकिन आगे से आपने किसी से कोई भी शिकायत करने की कोशिश की तो अपना अंजाम सोच लीजिएगा। यह कहकर अनीता तैयार होकर अपनी किट्टी पार्टी में चली गई। रामलाल जी अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखने लगे और कहने लगे, देख रही हो रमा, तुम्हारे जाने के बाद मेरी कैसी हालत हो गई है। ऐसा खाना तो कोई किसी भिखारी को भी नहीं देता होगा। उनकी पत्नी को स्वर्गवासी हुए अभी 6 महीने ही बीते थे और इन 6 महीनों में रामलाल जी ही जानते थे कि उन्होंने एक एक सांस किस तरह ली थी। खैर, 2 दिन के भूखे थे तो रामलाल जी पुरानी बासी रोटियों पर भी टूट पड़े। अगले दिन सुबह रामलाल जी अपने बेटे से बोले, अरे बेटा, देखना, मेरा यह चश्मा टूट गया है, शाम को जब तुम ऑफिस से आओगे तो इसे ठीक करवाते लाना। विकास कहने लगा, अरे बाबूजी, आपका चश्मा तो बिल्कुल बुरी तरह से टूटा हुआ है। यह कहते हुए विकास ने अपनी पत्नी अनीता को आवाज लगाई और कहा कि आज बाबूजी को लेकर आंखों के डॉक्टर के पास जाना, बाबूजी की आंखें भी टेस्ट करवा देना और उनके लिए नया चश्मा भी खरीद लेना। अनीता ने विकास के सामने आज्ञाकारी बीवी बनते हुए हाँ में गर्दन तो हिला दी, लेकिन विकास के ऑफिस जाते ही अनीता का जो है ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। बोली, बाबूजी, आपको चैन नहीं आता क्या? रोज कोई ना कोई नया खर्चा लेकर बैठ जाते हो। अरे रामलाल जी कहने लगे, बहू, मुझे आंखों से कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने विकास से कह दिया। वैसे तो तुम भी जानती हो मैं कोई फालतू का खर्चा नहीं करता हूँ। रामलाल जी डरते डरते अनीता से बोल तो दिया था। अनीता कहने लगी, अच्छा अच्छा बाबूजी, रहने दो, कह तो ऐसे रहे
जैसे सारा दिन ऑफिस में बैठते हो और काम करते हो, जिसके लिए आपको चश्मे की जरूरत है। सारा दिन तो आप घर में पड़े रोटियां तोड़ते रहते हो। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए बाबूजी, अगर 2 वक्त की रोटी खानी है तो चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहिए। मैं तो परेशान हो गई हूँ, और रोज रोज यही चलता रहा तो देख लेना बाबूजी, एक दिन वृद्ध आश्रम में भेज दूंगी, फिर मुझसे मत कहना। तो रामलाल जी की पोती खुशी अपनी माँ के मुंह से रोज यह बातें सुन रही थी। वह माँ के पास आई और बोली, माँ, आप दादाजी के साथ इस तरह से क्यों बोलती हो? पापा के सामने तो आप कुछ नहीं बोलती हो उन्हें। पापा के सामने तो आप भाग भाग के काम करती हो और पीछे से दादाजी को इतना दुखी करती हो। यह सुनते ही अनीता ने खुशी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोली, किसने सिखाई है तुम्हें ये बातें? खबरदार, आज के बाद अपने दादाजी के पास बैठी तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। बहू की बातें सुनकर रामलाल जी का कलेजा तो जैसे छलनी हो गया था। रोज रोज की इस जिल्लत भरी जिंदगी से रामलाल जी की सहनशीलता जवाब देने लगी थी। वह अपने बेटे को सब कुछ बता देना चाहते थे, लेकिन केवल यही सोचकर चुप कर जाते थे कि वे अपने घर में झगड़े का कारण नहीं बनना चाहते थे और बेटे बहू का परिवार भी वे नहीं तोड़ना चाहते थे। रामलाल जी बहुत सोच विचार में डूब चुके थे कि क्या करूं, किससे कहूं। इन सब बातों का जवाब रामलाल जी को नहीं मिल रहा था। वे जानते थे अगर उन्होंने बेटे को सारी बात बताई तो वह बहू को नहीं छोड़ेगा। एक दिन जब विकास अपने ऑफिस चला गया और खुशी अपने स्कूल चली गई तो अनीता भी तैयार होकर अपनी किट्टी पार्टी के लिए निकल गई। तो रामलाल जी ने बहुत सोच विचार करके जो और बिना किसी को बताए घर से निकल गए। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। बहू के द्वारा कहा गया एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। अनीता जब घर वापस आई तो देखा बाबूजी घर पर नहीं थे। उसने सारे कमरे छान लिए, सब जगह देख लिया, लेकिन बाबूजी कहीं भी नहीं मिल रहे थे। अरे, वह अपने आप से कहने लगी, आखिर बिना बताए कहाँ चले गए बाबूजी? आज आने दो घर उनको, आज उनकी खैर नहीं तो देखना बहुत ज्यादा मनमानी करने लगे। इनको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई। खुशी भी घर आ गई और विकास के भी आने का समय हो रहा था, लेकिन रामलाल जी का कोई पता नहीं था। और इधर अनीता डर के मारे अब कांपने लगी थी, क्योंकि विकास तो आते ही बाबूजी से मिलने उनके कमरे में जाता था। विकास के सवालों का अब वह क्या जवाब देगी? कहाँ चले गए उनके बाबूजी? क्यों चले गए? क्या बात हुई थी? यह सब वह आते ही पूछेगा तो क्या बताऊंगी? यह सब सोच सोच कर अनीता के पसीने छूटते जा रहे थे। आखिर बाबूजी की जिम्मेदारी तो विकास ने उसे ही दी थी। विकास अनीता पर पूरा विश्वास करता था और अनीता भी विकास के सामने बाबूजी का ख्याल रखने का ढोंग करती रहती थी, लेकिन उसे अनीता की असलियत का पता नहीं था। पर आज सब पोल खुलने वाली थी। कुछ देर बाद विकास भी ऑफिस से घर आ गया और बाबूजी के कमरे में गया। बाबूजी बाबूजी, लेकिन बाबूजी कमरे में नहीं मिले। तो वह अनीता से पूछने के लिए बोला, किचन में गया अनीता, और बोला कि बाबूजी कहाँ गए? तो अनीता कांपते हुए बोली, जी आज वो बाबूजी पता नहीं सुबह से ही कहीं चले गए हैं। विकास कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम घर पर नहीं थी? अनीता कहने लगी, जी वो मैं किट्टी पार्टी में गई थी। विकास अब गुस्से में लाल हो गया। तुम और तुम्हारी किट्टी पार्टी? अगर मेरे बाबूजी को कुछ हो गया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। कहते हुए विकास बाबूजी को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। विकास ने बाबूजी को आस पड़ोस में खोजा। जैसे ही पड़ोसियों को पता चला कि रामलाल जी अपना घर छोड़कर निकल गए हैं तो उन्होंने अब चुप रहना सही नहीं समझा। उन्होंने जो अनीता की सारी काला चिट्ठा जो
विकास को बता दिया कि कैसे अनीता तुम्हारे बाबूजी से काम करवाती है, बर्तन साफ करवाती है और बदले में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी उन्हें नहीं दी जाती थी। यह सब सुनकर विकास को तो जैसे कोई जो काठ मार गया हो, जैसे उसके ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। उसे वो पल याद आने लगे जब बाबूजी उसे कुछ कहना चाहते थे पर कहते कहते बीच में रुक जाते थे। शायद अनीता के डर के कारण ही बाबूजी कुछ बोल नहीं पाते थे। कितना अनजान था और कितना लापरवाह था। विकास अपने आप के लिए कहने लगा, मैं कितना मूर्ख था जो मैंने कभी बाबूजी की इन बातों को समझने की कोशिश नहीं की, जो मैंने अनीता पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया। मैं कितना मूर्ख था जो अपने बाबूजी की भावनाओं को समझ नहीं सका। कहते हुए विशाल बाबूजी की खोज में दौड़ने लगा। अचानक उसे ख्याल आया कि बाबूजी अपने गांव जाने के लिए निकले होंगे और हो ना हो वह रेलवे स्टेशन पर ही मिलेंगे। विकास दौड़ते दौड़ते रेलवे स्टेशन तक पहुंचा, लेकिन वहां जाकर भी उसे अपने बाबूजी कहीं नहीं दिखाई दिए। वह थक हार कर प्लेटफॉर्म पर बैठ गया और सामने ही देखा कि बाबूजी प्लेटफॉर्म पर ही जो बैठे हुए हैं और लगातार उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उन्हें रोता हुआ देखकर विकास को अपने दिल पर 100 छुरियां चलने के बराबर दर्द महसूस हुआ। जो बाबूजी कभी आत्म स्वाभिमान के साथ रहा करते थे, वह आज मेरे कारण इस अवस्था में पहुंच गए हैं। विशाल भागकर अपने बाबूजी के पास पहुंचा और बाबूजी को लिपट गया और उनके गले लगकर रोने लगा और उनके गले पड़ा फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगा। बेटे को देखकर रामलाल जी भी अपने आप को संभाल नहीं पाए और अपने दिल का गुबार बेटे के आगे उन्होंने आखिर निकाल ही दिया। तो विकास कहने लगा, बाबूजी मैं सब जान गया हूँ कि अनीता आपके साथ कैसा व्यवहार करती है, आप पर उसने कितना अत्याचार किया है, लेकिन आज तक आप चुप क्यों थे यह भी मैं जान गया हूँ। आज तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अनीता को ने जो आपको जो घाव दिए हैं, उस एक एक घाव का हिसाब तो अनीता को देना पड़ेगा। बाबूजी आप मेरे साथ घर चलिए। विकास अपने बाबूजी का हाथ पकड़कर घर की तरफ ले जाने लगा तो रामलाल जी ने घर जाने से मना कर दिया। बोले, नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हारे और बहू के बीच में झगड़ा हो। मैं नहीं बनना चाहता हूँ तुम्हारे बीच का झगड़ा। मैं चाहता हूँ तुम दोनों सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, पर मैं घर वापस नहीं जाऊंगा तुम्हारे बिना। विकास किसी तरह बाबूजी को मनाने लगा। बाबूजी आप घर नहीं चलोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। विकास ने अपने बाबूजी को मना लिया और वह अपने बाबूजी को लेकर घर आ गया। घर आते अनीता को देखकर विकास का खून खोल गया। विकास ने अनीता से कोई सवाल नहीं किया और न ही उसे कुछ बोलने का मौका दिया। आते ही उसने उसके मुंह पर 3-4 तमाचे जड़ दिए। आज यह नज़ारा उनके पड़ोसी भी देख रहे थे, पर किसी ने भी आकर विकास को नहीं रोका। विकास का गुस्सा देखकर अनीता के तो होश ही उड़ गए थे। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और वह आज अनीता को नहीं छोड़ने वाला था। यह तो साफ साफ दिखाई दे रहा था। विकास कहने लगा, जलील औरत, मैंने तो तुझ पर विश्वास किया था, अपने बाबूजी को तेरे हवाले छोड़ा था और तूने मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया। मैं तो यही सोचता था कि मेरे बाबूजी घर पर रहकर बहुत खुश हैं, लेकिन नहीं, तुमने तो उनका जीना बदतर कर दिया और मेरे सामने मेरे बाबूजी का ख्याल रखने का ढोंग करती रही। जितना दुख तुमने मेरे बाबूजी को दिया है, उसे तो मैं ब्याज समेत तुझे वापस ही कर दूंगा। तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। विकास ने अनीता के मायके में फ़ोन कर दिया और उसकी माँ को बोला कि आज से मैं आपकी बेटी से सारे रिश्ते ख़त्म करता हूँ। आप आ जाइए और अपनी बेटी को ले जाइए। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और हाँ, मेरी बेटी खुशी मेरे साथ रहेगी। तलाक का नोटिस
मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। विकास ने जो किया वह देखकर अनीता हक्की बक्की रह गई। रामलाल जी बोले, बेटा विकास, गुस्सा शांत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरी वजह से अपनी पत्नी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए बेटा। अब तुम पति पत्नी ही नहीं हो, माँ बाप भी हो। सोचो तुम्हारी बेटी खुशी पर क्या गुजरेगी। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूंगा बेटा। विकास कहने लगा, नहीं बाबूजी, यह घर मुझसे पहले आपका है। इस घर के मालिक आप हैं और यह घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई घर छोड़कर जाएगा तो यह जलील औरत अनीता जाएगी। मुझे अपने पिता की जरूरत है, उसे अपने ससुर की जरूरत नहीं है, इसलिए यह घर छोड़ेगी और यह जा सकती है। यह कहकर विकास ने अनीता के कपड़े बैग में पैक करने शुरू कर दिए। अनीता जोर जोर से रोते हुए बाबूजी के पैरों में गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। बाबूजी, मुझे बहुत शर्म आ रही है अपने ऊपर। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और यह भी नहीं सोचा कि अभी माँ को जाने के बाद आप कितना अकेला महसूस करते होंगे, क्योंकि अभी माँ को गए भी ज़्यादा समय नहीं हुआ था और मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। बाबूजी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आज अनीता जो कहने लगी, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए। बाबूजी ने बहू को उठाया और कहा, बेटी जाओ, अपना काम करो और खुशी खुशी घर में रहो। आज अनीता उन्हीं बाबूजी से अपने किए कर्मों की माफ़ी मांग रही थी, जिनके साथ कभी कभी उसने इतना नकारा व्यवहार किया था। रामलाल जी बहू से बोले, बहू, विकास मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसके जीवन में कभी दुख नहीं देखना चाहता। जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं अपने बेटे का घर टूटते भी तो नहीं देख सकता। मैंने तो बेटा तुझे माफ़ कर दिया है। मैं तो तुझे उसी दिन तेरी नादानियों पर माफ़ कर दिया था, लेकिन क्या करूं, कभी कभी कोई बात दिल पर लग जाती है। इसलिए तुम्हारे बीच तुम्हारा घर ना टूटे, झगड़े ना हो, इसलिए मैंने यहाँ से जाना उचित समझा था। तभी विकास कहने लगा, देख निर्लज्ज औरत, मेरे बाबूजी का दिल कितना बड़ा है। तूने इन पर कितने जुल्म ढाए, फिर भी इन्होंने तुझे आसानी से माफ़ कर दिया। उस दिन से अनीता बहू के व्यवहार में बहुत अंतर आ गया। वह बिल्कुल बदल गई और अगले ही दिन अनीता बाबूजी के कमरे में आई और बोली, बाबूजी आपकी चाय। चाय रखकर अनीता ने बाबूजी का आशीर्वाद लिया। आज बाबूजी अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने शगुन से बैठे हुए खूब सेवा करवा रहे हैं। आज उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वे शगुन की सांस ले पा रहे थे और यही दुआ कर रहे थे कि हे भगवान, हर माता पिता को विकास जैसी औलाद दे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।